काफी टाइम से मैं अपने लिए एक एडिटिंग प्लस स्ट्रीमिंग पीसी या फिर आप इसको गेमिंग पीसी भी बोल सकते हो बिल्ड करने का सोच रहा था। लेकिन मेरे सामने बिल्ड करने में सबसे बड़ी दिक्कत ये आ रही थी कि जब हम एक गेमिंग पीसी या फिर परफॉर्मेंस पीसी की बात करते हैं तो उसका बजट अराउंड 1 लाख के आसपास चला जाता है। वही मेरा जो लैपटॉप था वो मेरा सारा काम इजीली निकाल दे रहा था, तो मैं बार बार आइडिया ड्रॉप कर दे रहा था। लेकिन रिसेंटली क्या हुआ कि मेरे लैपटॉप ने प्राण त्याग दिए और फिर वहां पे मेरी मजबूरी बन गई कि मुझे अब पीसी बिल्ड करना ही करना पड़ेगा। फिर मैंने थोड़ी खोजबीन की कि क्या चीज़ कैसे काम करती है, एंड उसके बाद मैंने सोचा कि इसको 50,000 के अंडर लेके आते हैं, एंड वो चीज़ पॉसिबल हो पाई है। तो आज के वीडियो में हम जो पीसी बिल्ड करने वाले हैं ये अंडर 50,000 है। हर तरीके से बेस्ट रहेगा गेमिंग, एडिटिंग, स्ट्रीमिंग, किसी भी वर्क के लिए। और डेफिनेटली आपको वीडियो पसंद आने वाला है क्योंकि पहला वीडियो है इस चैनल पे जिसमें हम पीसी बिल्ड करने वाले हैं। सो हे व्हाट्स अप पीपल, मेरा नाम है अभिनव, आप देख रहे हैं ट्रू टेकी, एंड विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम लेट्स गेट स्ट्रेट इनटू द वीडियो ब्रो। तो यहाँ पे जो हम पीसी बिल्ड करने वाले हैं इसकी स्पेसिफिकेशन, कॉन्फ़िगरेशन या फिर क्या इसमें हम कंपोनेंट यूज करने वाले हैं उसके बारे में मैं आपको बता देता हूं। साथ ही साथ सारी की सारी इन्फो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी और वहां पे आपको लिंक्स मिल जाएंगी कहां से मैंने क्या चीज परचेज की है। तो स्टार्ट करते हैं इसके कैबिनेट के साथ। चिपट्रॉनिक्स का कैबिनेट यूज कर रहे हैं जो कि 2400 रुपीज का आता है। अमेजोन से मैंने इसको परचेज किया है। RGB है, गेमिंग आप मिड टावर इसको बोल सकते हो। ओवरऑल क्वालिटी काफी अच्छी है और इस प्राइसिंग में बेस्ट है अगर आपको बिल्कुल एकदम बजट में लेके चलना है, लेकिन आपको चाहिए बहुत जबरदस्त चीज है। उसके बाद सेकेंडली यहाँ पे जो प्रोसेसर हमने लिया है वो है AMD का Ryzen 7 2700 सेकंड जनरेशन प्रोसेसर है, लेकिन स्टिल बेस्ट है क्योंकि 8 कोर्स मिलती है यहाँ पे आपको अप टू 4.18 गीगाहर्ट्ज की क्लॉकिंग के साथ, ईच प्लस 16 थ्रेड्स मिलती हैं। तो जो लोग मेनली एडिटिंग के लिए पीसी बनाना चाहते हैं उनको ध्यान रखना है कि प्रोसेसर वो चूज करना है जिसमें आपको मैक्सिमम कोर विद मैक्सिमम थ्रेड मिले। तो यहाँ पे जो मुझे बजट में मिला है Ryzen 7 2700 सेकंड जनरेशन है। इसकी प्राइसिंग वैसे तो 22-23 हज़ार है, लेकिन अगर आपका तुक्का लग जाए तो फ्लिपकार्ट पे आपको 14-15 का फंस सकता है। मुझे 15,000 रुपीज़ में मिल गया और परचेज करने के जस्ट बाद ये 22-23 हज़ार का हो गया। वैसे अदर वेबसाइट पे 17-18 का भी आपको मिल जाएगा, तो वो ताक की बात है कि आपको कब मिलना है। अब यहाँ पे नेक्स्ट एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज होती है आपके कंप्यूटर में मदरबोर्ड। और अक्सर हम क्या करते हैं कि बजट के चक्कर में सबसे सस्ता मदरबोर्ड ले लेते हैं, लेकिन यही सबसे बड़ी गलती है क्योंकि पूरा का पूरा लोड आपका मदरबोर्ड पे आने वाला है। कितना ही अच्छा ग्राफिक कार्ड, कितनी बेहतरीन रैम, SSD कुछ भी लगा लो, अगर आपका मदरबोर्ड अच्छा नहीं है तो परफॉर्मेंस नहीं मिलने वाली। तो काफी सारी रिसर्च करने के बाद पता चला कि Ryzen 7 के लिए या फिर Ryzen 5 भी अगर आप यूज कर रहे हो उसके लिए गीगाबाइट का Aorus B450M एलीट वर्जन है, ये परचेज कर लो, बेस्ट रहेगा। इसकी प्राइसिंग भी 13-14 हज़ार रुपए थी, लेकिन जब मैंने इसको परचेज कर लिया और एक दिन बाद चेक किया तो 9300 रुपीज में भी अवेलेबल था और मैंने पहले वाला ऑर्डर कैंसिल किया और 9300 में इसको परचेज कर लिया। ये मदरबोर्ड आपकी Ryzen 3rd जनरेशन तक को भी सपोर्ट करता है और यहाँ पे RGB फ्यूजन 2.0 यानी कि मदरबोर्ड की हेल्प से RGB इफेक्ट ये सब कुछ आप कंट्रोल कर सकते हो। ओवरऑल काफी अच्छा मदरबोर्ड आपको मिल जाता है और Ryzen की 1st, 2nd, 3rd जनरेशन आप तीनों इस पे यूज कर सकते हो, कोई बायोस अपडेट करने की जरूरत नहीं है। अब यहाँ पे जो रैम है वैसे तो इस मदरबोर्ड पे आप अप टू 32 GB या फिर 4 रैम लगा सकते हो, लेकिन अभी बजट हमने 50 से नीचे रखना था तो मैंने 8 GB की एक रैम मंगाई है जिसमें एडिटा की XPG Gamix D30 DDR4 8 GB रैम आती है जो कि अप टू 3000 मेगाहर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी तक काम करती है। तो मतलब ओवरऑल आपको अच्छा एक्सपीरियंस इसके साथ मिल जाएगा और फ्यूचर में जब आपका हल्का हल्का बजट हो, पॉकेट मनी आप बढ़ा लो तो रैम को अपग्रेड कर सकते हो। 8 GB इनफ है अभी स्टार्टिंग के लिए, लेकिन कुछ टाइम के बाद हम इसको अपग्रेड कर लेंगे। अब यहाँ पे जो ग्राफिक कार्ड मुझे चाहिए था वो चाहिए था मेनली 1080p एडिटिंग के लिए, हल्का फुल्का गेमिंग के लिए, लेकिन कभी कभी अगर आपको 4K भी यूज करना है तो वो भी कर पाओ। तो उसके लिए मैंने गीगाबाइट का GTX 1060 लिया है जो कि 6 GB के साथ आता है। वैसे तो इसकी नई की प्राइसिंग 30,000 रुपीज है, लेकिन मैंने थोड़ा दिमाग लगाया और इसको सेकंड हैंड परचेज किया है। सिर्फ 3 महीने चला हुआ है और ये मुझे 9500 रुपीज में मिल गया। अब यहाँ पे मैं आपको एक चीज बता दूं, काफी लोग डरते हैं अगर आप ग्राफिक कार्ड परचेज कर रहे हो या पावर सप्लाई परचेज कर रहे हो तो इनको पुराना लेने में कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन यहाँ पे एक कंडीशन आ जाती है कि आपने ध्यान रखना है कि वो अंडर वारंटी हो। जब तक वो वारंटी के अंडर है वो डेफिनेटली अपनी परफॉर्मेंस वीक नहीं होने देगा। वारंटी खत्म होने के बाद परफॉर्मेंस वीक होनी शुरू हो जाती है क्योंकि कंपनी को पता होता है कि आपका प्रोडक्ट कितने टाइम तक काम करे। उसके बाद जो पावर सप्लाई ली है वो मैंने कूलर मास्टर की ली है, ये भी 3 महीने चली हुई है। दोनों एक ही साथ एक ही बंदे से मैंने परचेज की है और ये 2000 रुपये में पड़ गई। वैसे 2200 रुपये में अदर ब्रांड्स भी आपको प्रोवाइड कर रहे हैं। कोर्सेयर की 3500 रुपये के आसपास की आती है, मतलब 550 वॉट की पावर सप्लाई है जो कि इनफ रहेगी इस सिस्टम के लिए। उसके बाद यहाँ पे
मैंने एक एक्स्ट्रा फैन परचेज किया है जो कि एंटेक की तरफ से आता है, ड्यूअल रिंग RGB फैन है, काफ़ी अच्छा RPM है, 600 रुपये का ये मुझे पड़ा है अमेजोन से। सारे के सारे लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। वह एक्स्ट्रा फैन इसलिए लिया है कि जब परफॉर्मेंस आप PC से लोगे तो इनलेट या आउटलेट का एक ही फैन होता है, लेकिन आपको दो रखने चाहिए, एक इनलेट के लिए और एक आउटलेट के लिए। अब यहाँ पे जो SSD ली है वो मैंने 256 GB की ली है, लेकिन ऑलरेडी मेरे पास पड़ी थी। लेकिन अगर आप प्राइसिंग इसकी जोड़ोगे तो 2700 रुपीज़ के आसपास आती है। और SSD आपको 256 GB तक ही लगानी चाहिए, जिससे आपको PC पे स्पीड मिल जाए। उसके बाद आप डेटा के लिए हार्ड ड्राइव लगा सकते हो, लेकिन अभी मैं हार्ड ड्राइव इसमें नहीं लगा रहा क्योंकि मुझे ज़रूरत ही नहीं है। उसके बाद एट लास्ट यहाँ पे मैंने वाईफाई और ब्लूटूथ डोंगल दो परचेज किए हैं, क्योंकि मदरबोर्ड में वो चीज़ें आती नहीं। कंपनी का एक ही रीज़न होता है कि मेटेलिक बॉडी होने की वजह से आपके कैबिनेट की जो सिग्नल है वो कट जाता है। तो यहाँ पे मैंने TP लिंक की दो चीज़ें परचेज की हैं जो अराउंड 1500 रुपीज़ के आसपास आती है। तो इन सब का डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगा। अब PC बिल्ड स्टार्ट करते हैं। वैसे आता है यहाँ पे जो हम कैबिनेट यूज कर रहे हैं वो चिपट्रॉनिक्स का है, RGB लाइट के साथ आता है फ्रंट पे, लेकिन इसके अंदर जो आपको फैन मिल रहा है वो बिल्कुल नॉर्मल है। तो सबसे पहला टास्क मेरा यही था कि लेफ्ट एंड राइट साइड का पैनल हटाने के बाद मुझे इसका जो रियर फैन है वो चेंज करना है, जो कि मैंने आपको अभी दिखाया कि एंटेक का मैंने RGB फैन मंगाया है। वो मैंने इसीलिए मंगाया था और मैंने इस फैन को उससे रिप्लेस कर दिया और फिर सोचा कि इसको ऊपर लगा देते हैं, यानी कि इसका जो टॉप साइड है वहां पे मैंने इसको भी यूज कर लिया। अब क्या था कि अपने पास जो मदरबोर्ड है वो गीगाबाइट का B450M है, जो कि RGB लाइट भी सपोर्ट करता है। तो यहाँ पे सबसे पहले मैंने क्या करना है कि इसको अनबॉक्स करूंगा। अनबॉक्स करते ही यहाँ पे मुझे एक पीछे जो पोर्ट वाला ट्रे होता है वो मिल गया। इसको मैंने CPU के अंदर फिक्स कर दिया। फिक्स करने के बाद अब जो अपना मदरबोर्ड है इस पे हम लोग सबसे पहले प्रोसेसर लगाएंगे। प्रोसेसर लगाने के लिए मैंने इसके सॉकेट को ओपन किया। अनलॉक करने के बाद यहाँ पे प्रोसेसर को रखा और सॉकेट को लॉक कर दिया। अब जो यहाँ पे CPU यानी कि प्रोसेसर का जो फैन आता है इसमें RGB लाइटिंग इफेक्ट भी मिलता है। तो यहाँ पे आपने ध्यान रखना है कि एक केबल आपको इसके बॉक्स के नीचे मिलेगी जो कि RGB लाइट की होगी, तो उसको पहले कनेक्ट कर लेना है और यहाँ पे CPU कूलर को मदरबोर्ड पे रखना है। लेकिन उससे पहले आपके मदरबोर्ड पे एक ट्रे लगी हुई होगी जो कि स्क्रू से खींची हुई है, तो स्क्रू को हटा लेना है। लेकिन जो नीचे वाली साइड की तरफ ट्रे है उस ट्रे को आपने वहीं के वहीं रोके रखना है, क्योंकि जितने भी स्क्रू आपके अब कूलर के लगने वाले हैं यानी कि CPU के ऊपर जो फैन लगने वाला है वो उसी ट्रे में फिक्स होंगे। तो यहाँ पे मैंने CPU कूलर को भी फिक्स कर लिया। उसके बाद जो रैम थी, रैम को मैंने यहाँ पे पहले स्लॉट में लगा दिया। अक्सर क्या होता है कि हम दूसरे तीसरे में लगा देते हैं, तो इस चीज़ का एक बार देख लेना, क्योंकि जब मैंने इसको फर्स्ट टाइम बूट किया तो मेरे सामने ये दिक्कत आई कि रैम को मैंने लगाया सेकंड स्लॉट में और उसने काम नहीं किया। तो फर्स्ट स्लॉट में लगाना है अगर आप एक रैम यूज कर रहे हो, और अगर आप दो यूज कर रहे हो तो फर्स्ट एंड थर्ड में यूज करना है। और साथ ही साथ जो यहाँ पे CPU फैन का सॉकेट है उसको मदरबोर्ड से अटैच कर देना है। बाकी जो RGB लाइटिंग की वायरिंग होगी वो हम बाद में करेंगे। अब यहाँ पे मदरबोर्ड को कैबिनेट में लगाने से पहले आपने एक चीज का ध्यान रखना है कि आपके पास इस टाइम माइक्रो ATX यानी कि जो बीच वाले साइज का मदरबोर्ड है वो है। अगर आप फुल ATX यूज कर रहे हो तो बेहतर रहेगा कि आप मिड टावर ना लेके फुल टावर लो। तो यहाँ पे मैं माइक्रो ATX बीच वाला साइज का मदरबोर्ड चूज किया था, दैट्स वाई मैंने मिड टावर कैबिनेट यहाँ पे लिया है। तो माउंटिंग पॉइंट आपने देख लेना है कि परफेक्ट आ रहे हैं या नहीं, अदरवाइज ये यहाँ पे जो माउंटिंग पॉइंट्स है आप इनको अलग अलग जगह पे लगा सकते हो। अब यहाँ पे मैंने अपना मदरबोर्ड कैबिनेट के अंदर फिक्स कर दिया है, सारे स्क्रूज टाइट हो चुके हैं। अब मैंने लगाना है इसके अंदर ग्राफिक कार्ड। तो ग्राफिक कार्ड के लिए मुझे यहाँ पे ऊपर की दो स्ट्रैप हटानी होंगी, एक तो स्क्रू से रिमूव हो जाएगी, दूसरी आपको हिला हिला के तोड़नी पड़ेगी। और उसके बाद यहाँ पे साइड में आपको एक और स्ट्रिप मिलती है जिसका स्क्रू लगा होता है, वो आपने खोलना है। खोलने के बाद आपने अपना ग्राफिक कार्ड PCIe पोर्ट के ऊपर रख के दबा देना है। उससे पहले एक चीज का ध्यान रखना है कि आपको जो लॉक है वो ओपन होना चाहिए। अगर आपने क्लोज करते हुए वो रखा तो वो आएगा ही नहीं पहली बात तो, और डैमेज भी हो सकता है। तो PCI पोर्ट का जो लॉक है उसको अनलॉक करना है, ग्राफिक कार्ड को वहां पे रखना है, और जैसे ही आप इसको नीचे की तरफ प्रेस करोगे आपका ग्राफिक कार्ड वहां पे लॉक हो जाएगा। उसके बाद जितने भी स्क्रूज आपने हटाए थे वो फटाफट वहां पे खींच देने हैं। तो अब आपका ग्राफिक कार्ड भी यहाँ पे सेट हो चुका है। अब यहाँ पे हम सिर्फ एक 256 GB की SSD यूज कर रहे हैं, कोई हार्ड ड्राइव का मेरा अभी सीन है नहीं, मतलब बाद में लगाने वाला हूँ मैं इसमें। तो आप उसको SSD बे में लगा के छोड़ दें। वायरिंग सारी की सारी एक बार ही लास्ट में होगी। उसके बाद हमारा बचता है सिर्फ और सिर्फ पावर सप्लाई। तो पावर सप्लाई को मैंने नीचे की तरफ लगा के चारों के चारों स्क्रू खींच दिए हैं। उसके बाद जो वायरिंग थी वो आपने राइट साइड यानी कि पिछली वाली साइड से, जो नॉन ट्रांसपेरेंट साइड है, वहां से लेके आनी है। तो आपने जो शील्ड वहां से हटाई थी या कवर हटाया था वहां पे आपको इतना स्पेस मिल जाता है कि सारी की सारी वायरिंग आ जाएगी। लेकिन वायरिंग करते हुए आपने एक चीज का ध्यान रखना है कि आप वायरिंग को सर्किट से थोड़ा दूर रखें
और सारी को टाई कर दें। मतलब वायरिंग को जब आप टाई कर दोगे तो वो हिले डुलेगी नहीं। अब जो वायरिंग करने का प्रोसीजर है वो बहुत ज्यादा सिंपल लेकिन पेशेंस वाला है, क्योंकि पीसी में आपको जितने भी पोर्ट मिलेंगे वो सारे के सारे डिफरेंट है। तो ये तो सीन है ही नहीं कि आप कोई पोर्ट में गलत चीज प्लग इन कर दोगे और वो खराब हो जाएगी। वो चीज वहीं लगेगी जहां पे लगनी है, और हर पोर्ट के ऊपर लिखा होता है कि यहाँ पे ये वाली चीज अटैच करनी है। तो वायरिंग मैंने यहाँ पे अब कंप्लीट कर ली है। उसके बाद आप देख सकते हो कि वायरिंग एकदम क्लीन है, आपका पीसी साफ सुथरा दिखाई दे रहा है। अब जो सारी की सारी वायरिंग थी वो मैं नॉन ट्रांसपेरेंट साइड से लेके आया, सारी की सारी मैंने टाई करने के बाद अब यहाँ पे इतना स्पेस है कि आप जो इसका कवर है इजीली लगा सकते हो। जस्ट कवर को आपने रखना है, हल्का सा प्रेस कर देना है और स्लाइड कर देना है। उसके बाद जो इसके स्क्रूज थे वो लगा देना है। अब आपने अपनी ट्रांसपेरेंट साइड पे आना है, क्योंकि यहाँ से आपको सारे के सारे कंपोनेंट, आरजीबी लाइट इफेक्ट, फैंस, ये सब कुछ दिखने वाला है। तो यहाँ पे सबसे पहले आपने क्या करना है कि अपने ग्लास को एक फाइबर क्लॉथ से या माइक्रो फाइबर क्लॉथ से क्लीन कर लेना है, जो आपके फिंगरप्रिंट्स हैं या स्मजेस है वो ना दिखाई दे और ज़्यादा अच्छा एक्सपीरियंस भी आपको लगेगा। तो यहाँ पे सब कुछ क्लीन करने के बाद मैंने ग्लास को इसके ऊपर रखा, चारों स्क्रू से टाइट कर दिया। तो यहाँ पे जो अपना सीपीयू है वो फाइनली बिल्ड हो चुका है और कुछ इस तरीके का दिखाई देता है। जो लुक्स है वो बहुत ज्यादा क्लियर है, सिंपल है, क्योंकि यहाँ पे जो कैबिनेट है मुझे कुछ ज्यादा डिजाइन वाला नहीं चाहिए था, एकदम बार वाली शेप में चाहिए था। अब यहाँ पे जो पोर्ट्स हैं वो आपको भर भर के मिलते हैं। USB 3.1 के भी हैं, USB 3.0 के भी हैं, और जो आपका नॉर्मल USB आता है वो भी है। तो पीछे काफी सारे पोर्ट मिल जाते हैं। और आप यहाँ देख रहे होंगे कि मैंने ब्लूटूथ प्लस वाईफाई डोंगल दोनों लगा दिए हैं, क्योंकि मुझे अपने पीसी में जरूर चाहिए। ईथरनेट केबल हम यूज करेंगे, लेकिन वाईफाई ब्लूटूथ का होना बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि वायरलेस कीबोर्ड और माउस भी यूज किया जाता है। उसके बाद इसके टॉप साइड पे भी आपको पोर्ट ऑन ऑफ, रिसेट और आरजीबी वाला बटन मिल जाता है। वहीं पे आपको हेडफोन जैक एंड माइक का भी ऑप्शन मिलता है। ओवरऑल जो लुक्स हैं वो बहुत ज़्यादा क्लियर है, अट्रैक्टिव है। बाकी आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ कि कैसा लगा। तो अब इसको ऑन करते हैं और ऑन करने के बाद जो आपको इसके लुक्स मिलते हैं वो टोटली चेंज हो जाते हैं, क्योंकि आरजीबी लाइटिंग इफेक्ट जो है वो चार चांद लगा देता है और बहुत बेहतरीन लुक्स आपको यहाँ पे दिखाई देता है। मतलब एक फ्यूचरिस्टिक डिजाइन या फिर आपको एक गेमिंग पीसी का कंप्लीट फील देता है। मेनली मैंने जो इसको बनाया है वो बनाया है एडिटिंग के लिए, और यहाँ पे मैंने विंडोज इसमें डाल ली है। विंडो डालने के बाद मैंने एडिटिंग भी करके देखी, और इस वीडियो की एडिटिंग भी मैं इसी पे कर रहा हूँ, मतलब हो चुकी है आधी, ये बीच में शूट किया है। जो एडिटिंग का एक्सपीरियंस है वो टोटली चेंज हो चुका है, क्योंकि एडिटिंग में आपकी नंबर ऑफ कोर्स डिसाइड करती है कि किस तरीके का स्मूथ एक्सपीरियंस आपको मिलने वाला है। हमने Ryzen 7 2700 यूज किया है, जो कि सेकंड जनरेशन प्रोसेसर है, लेकिन बहुत ज्यादा पावरफुल है। 8 कोर 16 थ्रेड्स मिलती है, और जितनी ज्यादा कोर्स उतनी ज्यादा बेटर एडिटिंग, उतनी फास्ट स्मूथ। और यहाँ पे रेंडरिंग के लिए हमने जो ग्राफिक कार्ड यूज किया है, क्योंकि रेंडरिंग के टाइम पे आपका ग्राफिक कार्ड काम आएगा, एडिटिंग जब आप कर रहे हो उस टाइम आपका सीपीयू यानी कि प्रोसेसर काम आएगा। तो यहाँ पे गीगाबाइट का GTX 1066 GB DDR5 ग्राफिक कार्ड यूज किया है, और रेंडरिंग बहुत ज्यादा जबरदस्त है। पहले जो 10 मिनट लग रहे थे एक वीडियो को रेंडर करने में, अब अराउंड 1 मिनट 3 से 5 सेकंड के बीच ही उस वीडियो को बहुत स्मूथली रेंडर कर दे रहा है। मतलब मेरा टाइम भी बच रहा है और जो मेरा एक्सपीरियंस था वो भी स्मूथ हो गया, तो काम करने में भी ज्यादा मजा आ रहा है। बाकी जो गेमिंग है और अदर टास्क आप इस पे करना चाहते हो वो आपको अराउंड 1 वीक बाद फुल रिव्यू में बताऊंगा, जिसमें आपको FPS काउंटर के साथ गेमिंग करके कि किस तरीके की आपको इस पे परफॉर्मेंस मिल जाएगी। ओवरऑल जो मेरा इसमें खर्चा आया है वो अराउंड 45,000 रुपीज आया है। खर्चा यहाँ पे और ज्यादा भी आ जाता अगर मैं यहाँ पे हार्ड डिस्क और रैम थोड़ी और ज्यादा बढ़ाता, लेकिन अभी बजट मेरा लिमिटेड था, दैट्स वाई मैंने इसको इतने तक ही रखा। तो ओवरऑल पीसी काफी अच्छा बना है, मैं सेटिस्फाइड हूँ, मुझे कोई इशू नहीं है। मॉनिटर इसके अंदर इंक्लूडेड नहीं है, सिर्फ 45,000 रुपए के आसपास में हमने ये सीपीयू बिल्ड किया है। अब डिपेंड करता है कि अगर आप नए पार्ट्स पे जाते हो तो यहाँ पे आप ग्राफिक कार्ड 1660 सुपर भी ले सकते हो, या अदर ग्राफिक कार्ड भी हैं जो मतलब आपको 13-15,000 रुपए की रेंज में मिल जाते हैं। तो 4GB का अगर आपका DDR5 का ग्राफिक कार्ड होगा वो भी बेहतर रहेगा। मैंने 6GB इसलिए लिया है कि मैं थोड़ा इसको फ्यूचर प्रूफ करना चाह रहा था, क्योंकि इतना ज़्यादा परफॉर्मेंस में फ़र्क नहीं है जब आप गेमिंग ना करते हो। तो गेमिंग का आपको रिव्यू 1 हफ्ते बाद ही देखने को मिलेगा, और उसी में सारा का सारा एक्सपीरियंस मैं आपके साथ शेयर करूंगा कि कितना फ़र्क पहले लैपटॉप से और अब पीसी में जाने के बाद, जब मैंने इसको परफॉर्मेंस पीसी के तौर पे बिल्ड किया है, तो क्या मैंने महसूस किया है। तो ये था ओवरऑल वीडियो ऑफ पीसी बिल्ड अंडर 50,000 रुपीज। पहला वीडियो था, थोड़ी मोड़ी गलती होगी तो माफ कर देना, मतलब सजेस्ट कर देना कि आपने ये गलती की है और अगली वीडियो में ये चीज नहीं होनी चाहिए, या फिर अगर वीडियो ठीक ठाक बनी है तो लाइक करके कमेंट में जरूर बताना कि हाँ वीडियो ठीक ठाक बन गई, पता चल गया कि किस तरीके से आपने बिल्ड किया है, क्या क्या लगाया है और सब चीज जस्टिफाइड थी या नहीं। तो अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जो मन अगर तो मिलता है नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। और इंस्टाग्राम हैंडल का लिंक यहाँ पे है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको अदर सोशल मीडिया हैंडल के लिंक मिल जाएंगे, तो उनको जाके आप फॉलो कर सकते हो।